तो अपन अभी देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या करेंगे कि फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि विस्कोसिटी है, ठीक है, अपथ्रस्ट है, बायेंसी फोर्स है, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड के थ्रू बताई जाती हैं। ठीक, उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका थ्रस्ट। हेडिंग डालें थ्रस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि थ्रस्ट को अगर हमको समझना हो तो हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में क्या भर दिया गया है, फ्लूइड भर दिया गया है। इस कंटेनर को आप मान लीजिए कि एक गैस या टेम्परेचर जहाँ पे बढ़ा हुआ है वहाँ पे अपन रख देते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होगा कि सब रैंडम है। तो क्या होगा कि ये जो फ्लूइड होगा ये इस कंटेनर की वॉल्स पे क्या लगाएगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब ये कंटेनर की वॉल्स पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो वो फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब कोई फ्लूइड, ठीक है, इनकी इंटरनल लेयर्स के थ्रू, सो फ्लूइड क्या होता है जब इंटरनली क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। एक तो अपन ने देखा कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन सी द अपथ्रस्ट। जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी फ्लूइड का, किसी पानी को आपने गर्म कर दिया तो आप देखते हैं बुलबुले आने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आप उसके ऊपर कोई प्लास्टिक है या कोई चम्मच है, कुछ भी आपने ऐसा जो उस पर तैरने लगे, तो थोड़ी देर बाद में आप देखोगे वो उछलने लग जाएगा, है ना। अपन प्लेट भी रखते हैं जब, जैसे तपेली, अब अभी अपन ठंड का मौसम आ गया है तो आप उसमें उस कंटेनर पानी भर के रखोगे गर्म करने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, तो जब अपन उसको गर्म करते हैं तो आपने देखा हो जब आप उस पर प्लेट रखते हो तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वो प्लेट क्या होने लग जाती है, थोड़े टाइम बाद में हिलने लग जाती है। तो कैसे हुआ आर्यमन, कि जब पानी जो भरा हुआ था, है ना, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीमेंट, वो जो लेयर्स होती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा जो थ्रस्ट आप देखते हैं, कभी कभार आप लोगों ने किया भी होगा कि अगर मान लीजिए पानी भरा हुआ है टब में, है ना, और उसके ऊपर अपन ने मग तैर रहा है, उस पर अपना जो मग्गा होता है वो तैर रहा है, ठीक है, और आपने उस पानी के साइड में से हाथ मारा। तो जब आप यहाँ हाथ मारेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हो, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ उछलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में उछलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम यहाँ पानी मारते तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे। तो पानी जो होता है ना, इसमें होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है सरफेस के साथ में, वो दो टाइप का होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ये जो सरफेस में अगर अपन ने मान लीजिए कि इमेजिनरी सरफेस यहाँ अंदर इंटरनली मान ली और एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पर इंटरनली मान ली, तो जब आप पानी को उछलता हुआ देखते हो, ये अपन मोस्टली अपन जब वाटर पार्क जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो वेव्स देते हैं, है ना, तो वेव जब ऊपर जाती है तो ये कहलाता है सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्लूइड का, है ना, और ये बन जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फ्लूइड का, जो यहाँ से इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने एक देखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन कब आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कभी कभार किया भी होगा कि जब अपन पानी को क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो पानी थोड़ा सा अंदर लेयर बनाता है। ठीक है, तो जब वो वाटर सरफेस से अंदर की तरफ जाएगा दैट विल बी डिक्लिनेशन, और ये बन जाएगा आपका इंक्लिनेशन। तो थ्रस्ट में हमको ये सब फिनोमेना देखने को मिलते हैं। थ्रस्ट में हमने ये देखा कि जब कोई फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स अप्लाई करने पर वो फ्लूइड कहाँ उठता है, ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा कि जब एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और दूसरा होता है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, लिखें आप थ्रस्ट में
लिखे हैं thrust is defined as the normal change in momentum the normal change in momentum transferred to the walls of the container per unit time of the container per unit time by the molecules of fluid is called thrust. इज कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो पूछें. नहीं है? चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें, जब भी कोई लिक्विड की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड जो है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो ये फिर से हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर के इंटरनली, मतलब कि अगर अपन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बात करें, तो यहाँ पे अगर ये फोर्स अप्लाई होता है तो ये फोर्स क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा. मान लीजिए मैंने इसको F ले लिया, ठीक, तो इस F के क्या कर सकता हूँ मैं, दो कंपोनेंट कर सकता हूँ. जिसके साथ में थीटा बनाएगा दैट विल बी F cos थीटा, और जिसके साथ में नहीं बनाता है वो F sin थीटा. ये आप लोगों को पता होगा निकालते कैसे, है ना? निकालते आता होगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम इस F cos थीटा और F sin थीटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे बैठे हुए हर एक बच्चे को आता है कि कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं. निमेश आता है ना? हाँ, नहीं आता है तो पूछ लो. नहीं आता? अब देखिए अगर मान लीजिए कोई रिजल्टेंट है R, अगर आपको उसको निकालना हो तो ये हमने लिख दिया R of x और ये हमने लिख दिया R of y. मान लीजिए कि ये थीटा है ना? अगर ये थीटा है तो हमको क्या करना होगा, अगर उसके कंपोनेंट निकालना है, दुनिया की कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको कंपोनेंट निकालना है, चाहे वो वर्क डन हो, फोर्स हो, आपका प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रिक्शन हो, ठीक, तो किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट निकाल सकते हो. तो हमने क्या करा निमेश, दोनों एक्सिस पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में एक बात समझिए कि जब मैं यहाँ पे क्या निकालूं, साइन थीटा निकालूं और कॉस थीटा निकालूं, तो साइन थीटा क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस. ठीक, परपेंडिकुलर गाइस कितना है यहाँ पे, R ऑफ y, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यही परपेंडिकुलर जितना ये है उतना यहाँ चला जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, R ऑफ y. ये R ऑफ x है तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेनस है तो R, और ये तो हो जाएगा R ऑफ x, R ऑफ x, R ऑफ x, R ऑफ y, R ऑफ y, बीच में चल रहा है आपका रिजल्टेंट. इस रिजल्टेंट को अगर अपन देखें तो ये जो है हाइपोटेनस है और इसकी जगह अपन रख देंगे R. चलिए यहाँ चलते हैं, बेस गाइस कितना है यहाँ पे, R ऑफ x है, तो वो R ऑफ x मैंने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया. हाइपोटेनस आपका कितना है, R है. तो इस तरह से यदि आपको y कंपोनेंट और x कंपोनेंट निकालना है ना, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस अगर फाइंड आउट करना हो तो हम निकाल सकते हैं. तो R ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये R यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा R ऑफ साइन थीटा, और R ऑफ x निकालना है तो ये R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R ऑफ कॉस थीटा. तो इतनी चीज समझ में आ गई कि ये जो है R ऑफ कॉस थीटा है और ये कौन है, R ऑफ साइन थीटा. मतलब कि जब कोई एक्सिस एंगल बनाएगी तो वो बनेगा कॉस, और जो जिसके साथ में नहीं बनाती वो बनता है साइन. डायरेक्ट याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम इनके कंपोनेंट्स करते बैठे, लेकिन आना चाहिए कि आया कहाँ से, रटना नहीं है कि बस जिसके साथ में थीटा बना वो कॉस और जिसके साथ में नहीं बना वो साइन. क्लियर? तो उसको देखते हुए अगर कोई फ्लूइड है ना, अगर कोई वाटर सरफेस है और वो अंदर इंटरनली क्या कर रही है, अपनी लेयर्स के बीच में क्या लगा रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उस फोर्स के अपन क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं. ठीक है, एक बन जाएगा F cos थीटा और एक बन जाएगा F sin थीटा. ठीक, लिखिए
ठीक है, इतना कोई डाउट हो तो पूछो जी। हाँ, ये पूरा मैं आप लोगों से अगर प्रश्न करूं कि लिक्विड रुका हुआ कब रहेगा, सुहानी, ये लिक्विड रुका हुआ कब रहेगा? जब एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? जीरो के। मतलब थीटा कितने डिग्री हो जाएगा फिर? 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है ना। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो जब जब जितनी भी लेयर्स हैं, ये लेयर्स एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो वो एफ कॉस थीटा तो क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। मतलब वहां पे लगने वाला फोर्स होगा ही नहीं, तो वो कंपोनेंट को किसके इक्वल रखेंगे अपन? जीरो के। तो उस केस में थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। इसमें लिखी है when the liquid is in equilibrium, when the liquid is in equilibrium, the net force acting on the liquid, the net force acting on the liquid always act perpendicular to its surface, always act perpendicular to its surface, which can be given by वो जो लिखा हुआ है वो लिखिए, f cos theta is equals to 0, f cos theta is equals to 0। अच्छा देखिए, फोर्स तो क्या ऑन नहीं हो सकता है भाई? जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे फोर्स कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री के। मतलब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जब भी कोई लिक्विड है ना, आप जैसे एक्वेरियम देखते हो कभी कभार मछलियाँ रात में हलचल करना बंद कर दी, वैसे तो वो करती रहती हैं, उसको मत लो, वो केस मत लो। जैसे मान लीजिए मटका है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, या कोई कंटेनर उसमें पानी भरा हुआ है इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में तो उस केस में क्या होगा? फोर्स जो काम करेगा वो परपेंडिकुलर काम करेगा। और वो कैसे प्रूव करा कि एफ कॉस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। वो अपन ने यहाँ से देख लिया। किसी को ये प्रूव करके बताना है कि इस नदी का पानी रुका हुआ है, तो आप कैसे करोगे? आप उसको ये बता दो कि ये जो नदी है ये अंदर क्या कर रही है? इंटरनली फोर्स अप्लाई कर रही है। कैसा अप्लाई कर रही है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है। तो आप कैसे बताओगे? तो आप ये बताओगे कि जो एफ कॉस थीटा होगा जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में, रेस्ट कंडीशन में। अब रेस्ट कंडीशन में यदि हम इसकी बात करें तो फोर्स क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता। उस केस में हमने क्या करा? केवल कॉस थीटा को किसके इक्वल रखा? जीरो के। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा जो है कॉस 90 के, क्योंकि ये वैल्यू कॉस 90 की होती है, तो थीटा कितने डिग्री पे आएगा? 90 डिग्री पे। इससे ये प्रूव हुआ कि जब फोर्स लगता है वो कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। कब लगेगा? जब वो काय में हो? इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रेशर। देखिए, जब भी कोई टॉपिक किसी टॉपिक के अंडर में पढ़ा जाए तो मतलब वो उसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है। जैसे अपन अभी फ्लूइड की बात करें तो अपन प्रेशर भी जो है फ्लूइड का ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे अपन ये प्रश्न नहीं कर सकते कि सर गैस में होगा तो क्या होगा, वो फिर टॉपिक अलग होता है, ठीक है। इसको तीन अलग अलग स्टेट्स में देख सकते हैं अपन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिलहाल वी आर डिस्कसिंग अबाउट
लिक्विड, ठीक है। तो अपन प्रेशर की भी जो बात कर रहे हो फ्लूइड में बात कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना, जब 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 ये टॉपिक लो बच्चे फिर प्रश्न सॉलिड और उसका करने लग जाते हैं, गैस का। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गैस। जब वो टॉपिक करेंगे, जैसे अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तब अपन उस दौरान उसकी बातें करेंगे। फिलहाल अपन अभी प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, प्रेशर। अब मैं इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको, यूनिवर्सल एग्जांपल देता हूँ, जो आपको जीवन भर याद रहेगा और कभी आप भूलोगे नहीं। प्रेशर चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो। देखिए एक बात समझिए, जब एग्ज़ाम आती है तो आपको प्रेशर क्या घुटनों में होता है क्या? नहीं। कंधे में होता है क्या? बोले सर मेरे को कंधे में बहुत प्रेशर है, एग्ज़ाम आने वाली है, क्योंकि लिखूंगा बहुत ना। अरे गधे, प्रेशर कहाँ लगेगा? दिमाग में। अच्छा, पूरी बॉडी में यहीं क्यों लग रहा है? और यहाँ लग क्या रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऐसा लग रहा है इधर से ये वाली बुक, इधर से ये वाली बुक, उधर से वो वाला थॉट, इधर से ये वाला कंसेप्ट, इधर से ये वाला प्रिंसिपल, सब जाके बम्बार्डमेंट कहाँ करते हैं? दिमाग में। फिर आप चाय पीते हो, फिर आप जाने क्या क्या ध्यान करते हो, फिर उसके बाद में आप क्या करते हो? पूजा करते हो, फिर आप जो शांति से बैठ जाते हो, फिर आप सॉन्ग सुनते हो। ये सब चीज़ें कि अपन जो है करते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? पूरा फोकस पर्टिकुलर एरिया पे कर रहे हो। तो जब सीधी सी बात है, मैं अगर मान लो चिमटी खोड़ूं, तो चिमटी खोड़ने पर मैंने यहाँ पे क्या करा, इस यहाँ अगर चिमटी खोड़ी जाए तो कंधे पे लाल थोड़ी होगा, यहीं लाल होगा ना। तो आपने क्या करा, जब आपने फोर्स अप्लाई करा पर यूनिट एरिया पे, तो उतने जगह पे ब्लड क्या हो गया? इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने पर वो जगह लाल हो गई। तो जब क्या होता है, हम प्रेशर की बात करते हैं कहीं पे भी, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। सो इट विल एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस, लाइक फॉर सॉलिड, फॉर लिक्विड एंड फॉर गैस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? लिखिए, द प्रेशर ऑफ लिक्विड, द प्रेशर ऑफ लिक्विड, the pressure of liquid at a point is the thrust exerted by the liquid is the thrust exerted by the liquid per unit area known as pressure. Pressure is equals to force upon में area और either thrust upon में area. thrust upon में area. अब देखिए यहाँ पे अगर अपन इसकी यूनिट देखें, ठीक है, इसकी यूनिट देखें तो ऊपर क्या बैठा हुआ है? फोर्स बैठा हुआ है। तो फोर्स के कारण क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन में रहेगा और ये काय में होगा? मीटर स्क्वायर पे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट हो गई ऐसा ही वाली, ठीक है। और दूसरी यूनिट तो आप जानते ही है, पास्कल, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। अच्छा, सीजीएस यूनिट अगर देखें, इसी को देख के अगर निकालें तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी? न्यूटन क्या बन जाता है? हाँ, डायन नहीं है ना, डाइन, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन क्या बन जाता है? डाइन बन जाता है, ठीक है। तो लिखें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज सीजीएस यूनिट। ये कौन सी यूनिट बन जाएगी सर? सीजीएस। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। सुहानी बताएगी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। फोर्स बैठा है ऊपर, देखो सभी को आता है ना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। निमेश आता है? हाँ, तो निमेश बताएगा, सुहानी रुकना है ना बेटा, ही इज मोर एक्साइटेड देन यू। हाँ बोलिए, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? फोर्स का बता पहले तो, चल। हाँ, ml, इज ही राइट? नो, ml t-2 सही है।
सही है, m1 l1 t माइनस टू, और एरिया के लिए अपन क्या लेंगे, l का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक लेंथ से एक लेंथ क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इट विल बी m1 l माइनस वन t माइनस टू। ठीक है, नीचे से l भाई साहब ऊपर प्रकट हो जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, m1 l माइनस वन t माइनस टू। इतना आया समझ में? किसी को घबराहट एसिडिटी तो नहीं, गैस फैस बन रही तो बोलो, नहीं? अरे गोली है, कल वैसे भी सैटरडे था तो खाने पीने में आया होगा। एक चीज ध्यान रखिए कि 1 पास्कल इज इक्वल्स टू, 1 पास्कल लिखें, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आर्यमन कभी कभार ये जो हम यू कैन से एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट या फिर फाइंड आउट 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों ने किया भी होगा, है ना? एक सिस्टम से जब आप दूसरे सिस्टम में जाते हो तो m1 l1 t1 अपॉन में m2 l2 t2 ये फाइंड आउट करते हो, तो न्यूमेरिक वैल्यू आप निकालते हो n2 की, वो n2 जब यहाँ आएगा तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। बात समझ में आई? ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछें, और नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। लिखो, टू थाई बोन्स हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन है? फेमर की फीमर? फीमर, ठीक है। लिखो, टू थाई बोन्स ब्रैकेट में लिखे फीमर, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर support the upper part of human body upper part of human body of mass 40 kilogram find out the average power पावर क्या, प्रेशर, फाइंड आउट द एवरेज प्रेशर निकालिए। चलिए करते हैं। क्या क्या दे रखा था? अरे भैया क्या क्या दे रखा था? प्रेशर निकालना है, एवरेज प्रेशर, फोर्स है ना, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स कितना दे रखा आपने को, 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम वेट है, उसको हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखा था। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करिए मीटर स्क्वायर में, कैसे करेंगे बताइए? बड़ी के पास में जाना है तो कैसे जाएंगे? बड़ी क्वांटिटी के पास में जाना है, कैसे जाएंगे? कितने से डिवाइड करेंगे? 100 और 100, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? अरे भाई 10 इंटू, ये नीचे कितने 4 हैं, कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 40 इंटू कितना आ गया, 10 की पावर +4। ठीक है, काय में आ जाएगा ये, पास्कल में, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोले 5 कहाँ से आ गया, एक जीरो इधर और जोड़ दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है इतना? करिए नोट डाउन।
2 थाई बोन्स थी ना, 2 थाई बोन्स थी, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो भैया, क्योंकि क्या होगा, 2 थाई बोन है तो एक बोन का अपन ने निकाला, दोनों थाई बोन्स का निकालना है तो अपन 20 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल करेंगे जब 2 से, तो ये 20 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵। बताना भूल गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए करते करते प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी सुनते जाएं प्रेशर की। आपने देखा होगा कि जब हम सुई से कहीं पे, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी वो नेल से अगर अपन चुभाएंगे, ठीक है, तो आपको एकदम, जिसको कह सकते हैं कि नई सुई जो होगी, नेल जो होगी, वो आपको ज़्यादा दर्द देगी बजाय टूटी हुई के। जैसे अगर कमज़ोर है तो हो सकता है वो टेढ़ी हो जाए, किसी की चमड़ी इतनी मोटी भी हो सकती है भैया, ज़रूरी थोड़ी इसको चुभे, होता है सर। आप देखना पैर में जब आप, जैसे पैर की जो चमड़ियाँ बहुत हार्ड हो जाती है, स्किन जो है बहुत हार्ड हो जाती है, तो अपन जब उससे चुभाते हैं तो वो नेल क्या हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन मान लीजिए कि स्किन में अगर कोई नई सुई चुभा रहे हैं तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन चली जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे आप लोग जानते हो। अरे बहुत सारे हैं, बताइए। दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, जब आप नया नया चाकू लाते हैं, ठीक है, तो उससे आप मान लीजिए सब्जी काटते हैं, तो जैसे आप पालक काट रहे हैं या कोथमीर काट रहे हैं, मैं आलू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये जल्दी कटते हैं, लेकिन आप पुराने से काटो तो कटेगा नहीं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन ने फोर्स देखा, तो फोर्स जल्दी अप्लाई हो रहा है किससे, ऐसा न्यू जो ऐसा नाइफ जो क्या है नया है, तो उसे जल्दी कट जाएगा, लेकिन पुराने वाले से क्या होगा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लगने वाला जो प्रेशर है या लगने वाला जो फोर्स है उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, पुराने वाले से, लेकिन नए वाले से क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इतना आया समझ में। नेक्स्ट लिखे डेंसिटी, हेडिंग डालें डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई डेंसिटी? एक जनरल अगर मैं आपसे पूछूं, कोई गधा व्यक्ति है नहीं जानता, ठीक है, नहीं जानता वो फिजिक्स क्या होता है, आप उसको बताना चाहोगे डेंसिटी क्या है, तो क्या कैसे बताओगे? जैसे कि टेक एग्जांपल, आप जहाँ रहते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए वो गांव है, और उस गांव में उस पर्टिकुलर एरिया में क्या रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, तो एक गांव जो है उसमें 30 लोग रहते हैं मान लीजिए, और एक गांव जो है वहाँ पे 70 लोग रहते हैं। तो 70 वाले जहाँ पे है वहाँ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और जहाँ पे 30 लोग हैं वहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। तो हमने क्या करा, हमने देखा लोगों का मास उस पर्टिकुलर एरिया या फिर वॉल्यूम में, ठीक है, तो हम उसको उस जगह की क्या पुकारेंगे, डेंसिटी। बात समझ में आई? जैसे आपकी बॉडी है ऐसा होता नहीं है, वैसे तो यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए कि हम, कई बार होता है अपन पोटली में या किसी भी सामान को जब अपन रखते हैं, तो रखने पर वो सामान एक जगह पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और एक जगह पे कम सामान है, तो जो जहाँ पे सामान ज़्यादा है वो उस जगह से वो पोटली जो रहेगी वो बाहर